जी, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि स्टेट इज़ एन एक्टर इन इंटरनेशनल लॉ। इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ से मतलब ये होता है कि एक ऐसा लॉ जो वर्ल्ड वाइड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं या जितनी भी स्टेट्स हैं उस लॉ को फॉलो करने के लिए बाउंड होती हैं। कोई भी उस लॉ को की वायलेशन नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ में आगे हमारे पास आ जाते हैं दो तरह के एक्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है स्टेट एक्ट्स, दूसरा आ जाता है नॉन स्टेट एक्ट्स। जो स्टेट एक्ट्स हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टेट क्या होती है। स्टेट के 4 एसेंशियल्स होते हैं। अगर इसमें से एक भी एसेंशियल मिसिंग होगा तो वो स्टेट नहीं बनेगी। उसमें नंबर 1 आ जाता है हमारे पास पॉपुलेशन, दूसरा आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट, तीसरा आ जाता है हमारे पास टेरिटरी और चौथा हमारे पास आ जाता है सॉवरेनिटी। पॉपुलेशन को हमारे डिफरेंट फ़िलोसफर ने अपने अपने मुताबिक डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। तो जिसमें एक प्लाटो था, प्लाटो ने ये कहा है कि अगर एक जगह पे 5040 लोग होंगे तो वो मिलके एक पॉपुलेशन बना लेंगे। और दूसरे फ़िलोसफर रोसर ने कहा था कि जी एक जगह पे 10,000 लोग होंगे तो वो मिलके एक पॉपुलेशन बना लेंगे, वो स्टेट के अंदर आ सकते हैं। खैर ये वेरी करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी होगी, अब तो मिलियंस में पॉपुलेशन जा चुकी है। दूसरा हमारे पास इसका एसेंशियल आ जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे पास क्या होती है? गवर्नमेंट में हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के। इन तीनों के में से कोई भी मिसिंग होगा तो वो एक गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। ये तीनों ऑर्गन्स मिलके पूरी स्टेट को चला रहे होते हैं। जी, तो नंबर 3 हमारे पास आ जाता है टेरिटरी। टेरिटरी में अब हमारे पास आ जाते हैं एक स्टेट के रिवर्स आ जाते हैं हमारे पास, उसका लैंड आ जाता है हमारे पास, उसका माउंटेन्स आ जाते हैं, उसके लेक्स आ जाते हैं हमारे पास, उसकी एयर स्पेस आ जाती है। तो ये सब चीज़ें टेरिटरी में आ जाती हैं। उसके बाद जो फोर्थ और फाइनल इसका एसेंशियल है वो ये है कि सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी से मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब कि एक स्टेट को चलाने के लिए एक सुप्रीम अथॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उस स्टेट के इंडिविजुअल्स और हर उस चीज़ पे उसकी अथॉरिटी हो और कोई भी इंडिविजुअल उस सुप्रीम अथॉरिटी को वायलेट ना कर सके। अब जी ये 4 एसेंशियल्स होंगे तो एक स्टेट बन जाएगी। और हमारे पास स्टेट एक्टर्स हमारे क्या है, जैसे कि यूएस है, कनाडा है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है। ये सब हमारे पास स्टेट एक्टर्स हैं इंटरनेशनल लॉ में। इसका स्टेट एक्टर्स वो होते हैं जो जहाँ पे हम इंटरनेशनल लॉ को पढ़ रहे हैं तो इसमें इसके एसेंशियल्स को लिखना ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आगे इंटरनेशनल लॉ में कुछ जो स्टेट एक्टर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, कुछ स्मॉल। जैसे कि यूएस जो है वो सुप्रीम पावर है, और चाइना एक राइजिंग इकोनॉमिक कंट्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कंट्री एक लार्जर हैसियत रख रही है वर्ल्ड वाइड या जो भी सक्सेस पे जा रही है तो उसका दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस होगा। इंटरनेशनल लॉ में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब इंटरनेशनल लॉ के अंडर आती हैं, इक्वली अंडर आती हैं, और वो इक्वली बाउंड हैं उस लॉ को फॉलो करने के लिए। लीगल पर्सनैलिटी जो स्टेट्स हैं इंटरनेशनल लॉ में वो लीगल पर्सनैलिटी की हैसियत रखती हैं। वो लीगल पर्सनैलिटी जो होती हैं वो स्टेट्स वो ट्रीटी साइन कर सकती हैं, वो अपने अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट्स कर सकती हैं, वो अपने कोई डिस्प्यूट्स हैं अगर उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कोई एग्रीमेंट्स कर सकती हैं, क्योंकि वो एक लीगल पर्सनैलिटी की हैसियत रखती है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। हर स्टेट इंटरनेशनल लॉ में बाउंड है कि वो अपनी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बाकी स्टेट्स है, उसको प्रोटेक्ट करे, उसके लॉज वायलेट ना करे। जैसे कि ये जेनोसाइड होता है, ये एग्रेशन होती है जेनोसाइड, जैसे हम इसमें फ़लस्तीन देख सकते हैं, उसमें जिस तरह होता है। तो ये सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, और कोई भी स्टेट इस इंटरनेशनल लॉ की वायलेट करेगा तो वो ब्रीचेस में आएगा।
जी, नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट से एफिलेटेड नहीं होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट से फंडेड नहीं होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, आ जाती हैं डिफरेंट एनजीओस, आ जाते हैं टेररिस्ट ग्रुप्स, आ जाते हैं जैसे लश्कर तैयबा है, जैसे अलकायदा है। एथनिक ग्रुप्स आ जाते हैं जैसे शिया है, जैसे सुन्नी है। लेबर यूनियंस आ, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ये नॉन बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। ये लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी काम कर सकते हैं, ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे पास आ जाती हैं जो यूएन होती है, जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंटरनेशनली रिकगनाइज्ड है, वीटीओ है और बाकी और भी जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ये जैसे यूएन है, ये हमारे पास जो स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे वर्ल्ड वार के बाद ही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन यूएन आई थी। तो स्टेट एक्टर्स जो है ये आपस में जैसे वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी इनकी, उसको रिज़ॉल्व करने के लिए, एक पीस को कायम करने के लिए फिर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जिसके अंडर डिफरेंट ट्रीटी साइन हो गई थी। इसके अलावा हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में हम एक केस स्टडी भी दे सकते हैं। इसमें हमारे पास आ सकती है पाकिस्तान की और इंडिया की। इंडिया ने जैसे कश्मीर में हम देख रहे हैं कि कितने उसने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, और ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनली रिकगनाइज। इसी तरह हम इसकी दूसरी एग्जांपल भी ले सकते हैं जो हमारे पास आती है इंडस वाटर ट्रीटी की। 1960 ये इंडियन वाटर ट्रीटी है, ये वाटर की डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया में हुई थी। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास वेस्टर्न रिवर्स आए थे, झेलम, चनाब और इंडस, उस पे जो इंडिया है वो डैम्स बना रहा है डिफरेंट कलर, और पानी का पाकिस्तान के जो पानी है उसको रोक रहा है। तो ये सारे जो रिवर्स हैं कश्मीर में से ओरिजिनेट होते हैं। तो कश्मीर में इंडिया, जैसे हमें पता है कि 5 अगस्त 2019 को उसने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये सब जो है ये हम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और कोई भी स्टेट को ये हक नहीं है कि वो दूसरी स्टेट के लॉज को वायलेट करे और उसका पीस जो है उसको ख़त्म करे। तो हर कंट्री, हर स्टेट इक्वली बाउंड है कि वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे।